चलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि एकदम शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त हो गए। कैसे चल रही है आप लोग की तैयारी? उम्मीद करता हूँ वो भी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, मैं आज आप लोग को बताऊंगा यूपी पुलिस कांस्टेबल की मौद्रिक नीति। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं मौद्रिक नीति, यानी कि मौद्रिक नीति किसे कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले मौद्रिक नीति में क्या है। कि मौद्रिक नीति में देखिए, मौद्रिक नीति क्या है। तो मौद्रिक नीति जो है ये देश का केंद्रीय बैंक का कैसा, या देश की केंद्रीय बैंक का इसका निर्माण करती है। मौद्रिक नीति जो है इसका निर्माण कौन करता है? तो इसका निर्माण जो है देश की केंद्रीय बैंक करती है। यह कब होता है? तो हर 2 महीने में इसका निर्माण होता है। कब? हर 2 महीने में इसका केंद्रीय बैंक जो है इसका निर्माण करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो है मौद्रिक नीति कितने प्रकार की होती है। तो मौद्रिक नीति जो है, मौद्रिक नीति तो होती है 2 प्रकार की। कौन कौन सी? 1 और 2। कौन कौन सी? तो कठोर मौद्रिक नीति होती है और सस्ती मौद्रिक नीति है। कठोर मौद्रिक नीति को हम और क्या कहते हैं? कठोर मौद्रिक नीति को तो हम और संकुचित मौद्रिक नीति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संकुचित मौद्रिक नीति भी हम लोग इसको कह देते हैं। कठोर मौद्रिक नीति में क्या होता है? इसमें जो है इसमें जो ब्याज दर है वो ऊपर की ओर रहती है। जब कठोर मौद्रिक नीति बनती है, जब इसमें जो है ब्याज दर जो है ऊपर की ओर बढ़ती है। और सस्ती मौद्रिक नीति में क्या होता है? तो सस्ती मौद्रिक नीति में जो है ब्याज दर कम होता है। इसका मतलब इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या होता है मौद्रिक नीति का? तो मौद्रिक नीति का उद्देश्य होता है तरलता समायोजन। क्या होता है? तरलता समायोजन। यानी कि देखिए, जैसे अगर बैंक में, अगर मतलब जहां अगर भारत में जैसे पैसा अगर ज्यादा हो गया तो तरलता समायोजन, अगर पैसा ज्यादा हो गया तो पैसा का वेस्टेज ज्यादा होगा, यानी कि पैसा ज्यादा बर्बाद होगा, चीजें महंगी होगी, महंगाई बढ़ेगी। अगर भैया ब्याज दर जो है, अगर तरलता, पैसे की तरलता बढ़ी तो ब्याज दर बढ़ जाएगी, यानी कि महंगाई जो है बढ़ जाएगी। तो इसी मतलब अगर पैसा नहीं रहेगा, अगर पैसा कम हो जाएगा, तरलता एकदम बहुत ही कम हो जाएगी पैसे, तो जो है मैं तब भी महंगाई बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि तरलता, यहाँ पर तरलता लिखा है, यहाँ पर हम लोग तरलता लिख लेंगे। क्या लिख देंगे? तो यहाँ पर तरलता लिखा है, आप लोग यहाँ पर तरलता लिख लेना। तो देखिए, तरलता समायोजन यानी कि तरलता को जो है नियंत्रित करना इसका उद्देश्य होता है। तरलता को कैसे नियंत्रित करेगा? यानी कि देखिए, जैसे अगर पैसा ज्यादा हो गए, यदि मार्केट में पैसे ज्यादा हो गए तो पैसे को जो है ब्याज दर बढ़ाकर, पैसों को कम कर लिया जाएगा। यदि तरलता कम है, यानी कि मार्केट में पैसे अगर कम है तो ब्याज दर कम किया जाएगा और जो है पैसे की तरलता को समायोजित किया जाएगा। अब इसका मतलब बाजार से पैसे कैसे पता चलेगा कम है ज्यादा? तो इसका मतलब कि अगर मार्केट में पैसे कम हैं तो इसको कैसे, मतलब ये नहीं कि लोगों को देगी पैसे, इसका मतलब ये नहीं है। अगर मार्केट में पैसे कम हैं तो क्या करेगी? ब्याज दर जो बैंकों को, जो केंद्रीय बैंक है वो बैंकों को जो ब्याज देती है अधिक, मतलब जो लोन देती है वो अधिक मूल्य पर देती है। तो जो है तरलता को, मतलब पैसे को बढ़ाने के लिए जो है ब्याज दर कम कर देगी। क्या कर देगी? ब्याज दर कम कर देगी, जिससे अधिक से अधिक लोग लोन ले पाएंगे और उनके यहाँ पर पैसे हो पाएंगे। अब अगर पैसे ज्यादा हैं, अगर क्या है, पैसे अगर ज्यादा हो गए तो क्या होगा? तब क्या होगा कि बैंकों को जो लोन दिया जाता है, यानी कि जो आरबीआई बैंक है, आरबीआई जो बैंक है वो लोगों को जब लोन देगी तो अधिक ब्याज पर देगी। कब? अधिक ब्याज पर देगी। यदि लोगों को, जब आरबीआई बैंक को अधिक ब्याज पर लोन देगी तो बैंकों को, तो बैंक वाले जो भी हैं वो भी अधिक ब्याज पर लोगों को लोन देंगे। कितना? अधिक ब्याज पर लोगों को लोन देंगे। जब अधिक ब्याज पर लोगों को लोन देंगे तो लोग लोन नहीं लेंगे, जिससे है जो पैसे जो है कम होंगे, जिससे तरलता समायोजित हो जाएगी, यानी कि पैसे जो है समान रहेंगे, ना बढ़ेंगे ना कम होंगे। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है। मैंने आपको बताया ना कि मुद्रा प्रवाह पर नियंत्रण, यदि अगर लोन लेना होगा तो अगर तरलता ज्यादा है तो जो है महंगाई भी ज्यादा होगी, इससे जो है महंगाई, डिमांड बढ़ेगी और महंगाई भी ज्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं आरबीआई बैंक के बारे में। आरबीआई क्या करती है? मैंने आपको बताया अभी पीछे,
आरबीआई क्या करती है, ऋण देती है बैंकों को और सरकार को। जनता जो है आज बैंक, ये वाली बैंक जो है ये आम जनता को देती है, जनता को देती है, आम जनता इससे लोन लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं मौद्रिक नीति के प्रकार। मौद्रिक नीति के प्रकार मैंने आपको ऊपर बताए। मौद्रिक नीति कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार, एक तो कठोर मौद्रिक नीति और एक होती है सस्ती मौद्रिक नीति। 2 प्रकार की मौद्रिक नीति होती हैं। नंबर 1 कठोर मौद्रिक नीति, नंबर 2 सस्ती मौद्रिक नीति। तो हम इसके आगे देखते हैं क्या है मौद्रिक नीति के। अब यहाँ पर देखते हैं मौद्रिक नीति के उपकरण। मौद्रिक नीति के उपकरण कौन कौन से हैं। मौद्रिक नीति के उपकरण के बारे में देखते हैं। तो मौद्रिक नीति के 2 उपकरण हैं, कौन कौन से। तो एक उपकरण तो है चयनात्मक उपकरण, जिसको हम मात्रात्मक उपकरण भी कहते हैं। और एक होती है गुणात्मक उपकरण। कौन सी, गुणात्मक उपकरण। यहाँ पर हम देखते हैं कि चयनात्मक उपकरण में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। तो चयनात्मक उपकरण में हम लोग देखेंगे रेपो रेट, जिसको हम आरआर भी कहते हैं, एक रिवर्स रेपो रेट जिसको हम आरआर ट्रिपल आर कहते हैं, एक सीआरआर यानी कि नगद आरक्षित अनुपात भी कहते हैं, एसएलआर सांविधिक तरलता का अनुपात, और एक होता है ओएमओ। क्या होता है, ओएमओ, जिसको हम खुली बाजार की क्रिया कहते हैं, जिसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। और एक होता है बैंक रेट। क्या होता है, बैंक रेट। और एक होता है एमएसएफ सीमांत सुविधा दर। ठीक है, और तो यहाँ पर हम गुणात्मक उपकरण में देखते हैं साख राशनिंग, नैतिक दबाव, मार्जिन, हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम तो सबसे पहले देखते हैं, मैं आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर बता दूं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं चयनात्मक उपकरण में क्या देखते हैं, रेपो रेट। क्या देखते हैं, रेपो रेट। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले रेपो रेट देखते हैं कि रेपो रेट क्या है। रेपो रेट क्या है, देखिए रेपो रेट आरबीआई जिस ब्याज दर पर, आईआर यानी कि ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट, आईआर का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट, जिस ब्याज दर पर अल्पकालिक अवधि के लिए बैंकों को ऋण देती है, ऋण यानी कि लोन देती है, उसे हम रेपो रेट कहते हैं। यानी कि कुछ समय, यानी कि जो आरबीआई बैंक है, वो जो लोकल बैंक है, इनको कुछ समय के लिए लोन देती है, जिसे हम रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, कुछ अवधि के लिए लोन देती है, इसे हम जो है रेपो रेट कहते हैं। यहाँ पर देख सकते ये आरबीआई है। आरबीआई लेकिन ऐसे ही बैंकों को ऐसे लोन नहीं देगी। आरबीआई क्या करेगी, पहले इनसे कुछ जमा करवाएगी, इनसे कुछ सिक्योरिटीज जमा करवाएगी कि हाँ अब तुम्हारे ऊपर जो हम भरोसा कर सकते हैं, जिससे आप हमें ब्याज भी देंगे और हमारे लोन को चुकता भी कर देंगे। जैसे हम लोग जैसे गाँव में जब खेत को गिरवी रखा जाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले कुछ रखा लेते हैं, यानी कि कुछ स्टाम्प पेपर सा होता है, उसको क्या करते हैं, पहले अपने यहाँ जमा करवा लेते हैं कि हाँ भाई ये देंगे, हमारे जो पैसे हमने दिए हैं इनको ये वापस कर देंगे। तो जो ये क्या है, com बैंक, आइए मतलब ऐसे कोई भी बैंक ले लो, कैनरा बैंक हो गए, कॉमर्शियल बैंक हो गए। यहाँ पर जैसे कॉमर्शियल बैंक है, तो कॉमर्शियल बैंक को अगर लोन चाहिए, अगर कॉमर्शियल बैंक को लोन अगर चाहिए, तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेगी, सबसे पहले यहाँ पर आरबीआई को प्रतिभूति जमा करेगी, यानी कि सिक्योरिटीज जमा करेगी, सिक्योरिटीज के तौर पर कुछ जमा करेगी। यहाँ फिर आरबीआई क्या करेगा, इसको लोन देगा। क्या देगा, लोन देगा। और ये जो कॉमर्शियल बैंक है इसको देगा ब्याज। क्या देगा, ब्याज। तो इसी को हम कहते हैं रेपो रेट। क्या कहते हैं, रेपो रेट, जिसको हम आरआर भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब हम इसके आगे देखते हैं रिवर्स रेपो रेट। कि हम रिवर्स रेपो रेट किसे कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट, जिसको हम आरआरआर कहते हैं। इसमें क्या होता है रिवर्स रेपो रेट में, यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि जिस ब्याज दर से आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से लोन लेता है, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए
इसमें क्या है, अभी तो वहां पर हम देखते थे कि जो है आरबीआई लोन देती थी, लेकिन क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि कमर्शियल बैंक से आरबीआई को लोन लेना पड़ा? तो पड़ जाता है भाई, कभी 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 आरबीआई को भी जरूरत पड़ जाती है। यदि कमर्शियल बैंक से कमर्शियल बैंक से आरबीआई जो है लोन लेगी, कमर्शियल बैंक से आरबीआई जब लोन लेगी तो आरबीआई भी कुछ सिक्योरिटीज जमा करेगी इसके पास, जिससे कमर्शियल बैंक के पास कुछ प्रतिभूति, जिस प्रकार से कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास प्रतिभूति जमा करती थी, उसी प्रकार आरबीआई भी कमर्शियल बैंक के पास प्रतिभूति जमा करेगी। अब क्या होगा कि ये जो कमर्शियल बैंक है, ये जो कमर्शियल बैंक है, ये आरबीआई को दे देगी लोन, ये इसको लोन देगी और आरबीआई क्या करेगा, इसको दे देगा ब्याज। ठीक है, कि इसको हम कहते हैं RRR, रिवर्स रेपो रेट। क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट, इसी को कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं। आगे मैंने आपको ये बता दिया कि जिस ब्याज दर से आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से लोन लेता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि OMO किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? OMO जो है, OMO का मतलब है ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं खुले बाजार की क्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें जो है आरबीआई व्यापारिक बैंकों को जीएस यानी कि जीएस की खरीदी बिक्री करता है। इससे उद्देश्य तरलता नियंत्रण होता है। ठीक है, जीएस का मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है जीएस का मतलब। जैसे सरकार जो है अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहीं जमा करती है, तो जैसे बैंक को कहीं जमा करती है, तो क्या करती है कि ये जो आरबीआई बैंक है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लेती है। अब जैसे किसी कॉमर्शियल बैंक है, यदि कॉमर्शियल बैंक को हम व्यापारिक बैंक कहते हैं, यदि किसी कॉमर्शियल बैंक को जीएस की जरूरत पड़ी, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जरूरत पड़ी, तो क्या करेगा? आरबीआई से खरीद लेगा। तो आरबीआई जो है व्यापारिक बैंकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है बेच देगा, जिसका उद्देश्य होता है तरलता को नियंत्रित करना। क्या होता है? तरलता को नियंत्रित करना। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे ये सरकार है, ये सरकार जो है आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी दिया, आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचा। आरबीआई ने क्या किया? सरकार को धन दे दिया। क्या दिया? धन दे दिया। अब क्या करेगी आरबीआई भी? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखे तो भी नहीं, तो गवर्नमेंट जो आरबीआई है ये कॉमर्शियल बैंक को सिक्योरिटीज बेचेगी। किसको? कॉमर्शियल बैंक को सिक्योरिटीज बेचेगी, जिससे कॉमर्शियल बैंक वाले इसको क्या देंगे? धन देंगे, मनी देंगे। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जब आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगी तो तरलता बढ़ेगी, जब बेचेगी तो तरलता क्या है? कम होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं बैंक के कार्य क्या क्या है। नंबर दूसरा देखते हैं बैंक। तो बैंक के कार्य मैंने आपको पिछले भी बताया था कि बैंक के कार्य होते हैं जमा स्वीकार करना। क्या? जमा स्वीकार करना और लोन देना। जमा कितने प्रकार से स्वीकार किए जाते हैं? तो जमा दो प्रकार से, एक मांग जमा होती है और एक स्वीकार समय जमा होती है। और लोन जो है, लोन देने के यानी कि आम जनता को लोन देने का काम करती है। ठीक है, तो ये हो गई बैंक। अब यहाँ पर हम देखते हैं CRR का मतलब क्या है? कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि नगद आरक्षित अनुपात। इसका होता है कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी भी बैंक के NDTL का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास बिना ब्याज का रखना होता है। ठीक है, बिना ब्याज किसी भी बैंक का NDTL का कुछ हिस्सा, यानी कि जैसे बैंक ने, यदि आरबीआई बैंक जो है, यदि आरबीआई बैंक जो लोकल बैंक है, यदि इनको पैसे दिए तो क्या हुआ? मतलब उसका जो कुछ हिस्सा है आरबीआई बैंक का, मतलब कॉमर्शियल बैंक का, उसका जो कुछ हिस्सा है
वो आरबीआई अपने पास रखती है, कुछ हिस्सा अपने पास रखती है और कुछ हिस्सा जो है कॉमर्शियल बैंक के पास रखा जाता है। तो इसी को कहते हैं बिना ब्याज के, कॉमर्शियल बैंक से जो पैसा रखती है आरबीआई अपने पास, वो बिना ब्याज के रखती है अपने पास। इसको हम CRR कहते हैं, कैश आरक्षित अनुपात कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं गुणात्मक उपकरण। गुणात्मक उपकरण में हम क्या क्या देखेंगे? गुणात्मक उपकरण में हम देखते हैं साख राशनिंग। क्या? साख राशनिंग। तो देखिए साख राशनिंग का मतलब क्या होता है कि किसी बैंक द्वारा लिए जाने वाले ऋण को अलग अलग कैटेगरी में विभाजित करना साख राशनिंग कहलाता है। यानी कि कोई भी बैंक है वो अलग अलग ऋण को अलग अलग प्रकार से देती है, उसे हम साख राशनिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम यस बैंक देखते हैं, यस बैंक जैसे लोन देती है तो क्या करेगी? जैसे यस बैंक है, मान लो इसको 100 रुपए इसके बैंक में है, यदि इसको लोन देना है तो कैसे? मान लीजिए 30 रुपए इसने होम लोन दे दिया, 30 रुपए इसने होम लोन दे दिया, 20 रुपए इसने गोल्ड लोन दे दिया, 30 रुपए इसने कार लोन दे दिया और 20 रुपए एग्रीकल्चर लोन दे दिया। तो इसी को साख राशनिंग कहते हैं। मतलब बैंक का जो लोन है वो इस प्रकार से कितने कितने एरियाज में जाता है, कितने कितने क्षेत्र में जाता है, तो उसी को साख राशनिंग कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम कल इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में देखेंगे विकासात्मक बैंक। क्या देखेंगे? विकासात्मक बैंक हम लोग देखेंगे। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें, आप लोग नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि यदि आपको कोई डाउट तो नहीं है, वीडियो किस प्रकार से बनी, कैसी थी। आप लोगों को अगर कोई डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।